जय हिंद स्टूडेंट्स। चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मेरे साथ स्टूडेंट है सार्थक बालू। एनडीए रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया है 2023 का सेकंड पेपर। उसके बाद एसएसबी रिकमेंडेड हुए हैं इलाहाबाद से। और किस तरीके से एनडीए की तैयारी करी थी और एसएसबी की तैयारी कैसे करी थी, उसके बारे में सारी बातें अपने आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले, मेन मेन बातें अपने यहाँ पर आज देखेंगे कि कैसे कैसे अपना सफ़र रहा था। तो सार्थक, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि कहाँ से बिलोंग करते हो और साथ में अपनी स्टडी कहाँ से हुई है, +1 +2 कौन से स्कूल से है, थोड़ा सा बताएं। Jai Hind everyone. My name is Sarthak Balu. I hail from particularly village Rampur in Ambala Kent. So and मेरी 11th 12th सर मैंने सैनिक स्कूल कुंजपुरा से की है। 6 से ही वहीं पे हूँ और अभी जस्ट 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो सार्थक, 6 क्लास से जैसे कि आपने बोला कि एनडी की सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लिया था, और सैनिक स्कूल में माहौल कुछ ऐसा रहता है कि डिफेंस के आसपास रहता है। तो एनडीए की तैयारी के बारे में तो आपने ज़रूर पक्का 10th से पहले ही सोच रखा होगा कि एनडीए करना है, लेकिन सही मायने में एनडीए की तैयारी जो स्टार्ट करी थी, किताबें उठाई थी एनडीए के लिए, वो कब उठाई थी? 10th के बाद जैसे ही 11th स्टार्ट हो गई थी तभी से एनडीए पढ़ना शुरू कर दिया था, या उसके कुछ टाइम बाद कि एनडीए के बारे में सोचा था कि अब एनडीए की तैयारी करनी चाहिए, ये बताओ तो। सर जैसे सैनिक स्कूल्स और मिलिट्री स्कूल्स को फीडर इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, तो यहाँ पे मतलब पर्टिकुलरली आर्मी के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स डिफेंस के लिए 8 बच्चों को ट्रेन किया जाता है छठी से ही। सो और जैसे कि आपने बोला कि पर्टिकुलरली एनडीए की किताबें कब उठाई, तो वो उठाई थी मैंने 12th में आने के बाद। 11th में मतलब नॉर्मल अपना सीबीएसई स्टडी करा, जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वगैरह वो सब में पार्टिसिपेट करा, ज़्यादा वो नहीं था। और 12th में आके ही स्टार्ट करा था सर सारा। तो सार्थक ने 11th के अंदर जैसा कि बोला कि एनडी के लिए भी कुछ खास नहीं पढ़ा था, सिर्फ स्कूल की किताबें ही पढ़ी थी सीबीएसई बोर्ड की। और 11th का सिलेबस, एक 11th के एग्ज़ाम होने के बाद इनका जो कंप्लीट लगभग बैच है वो चंडीगढ़ आया था, और एनडी की तैयारी करने के लिए जो समर की इनकी जो छुट्टियां होती है उसके अंदर। तो मेरे पास लगभग 45 to 50 डेज का इनका जो बैच था जिसके अंदर इन्होंने तैयारी शुरू करी थी। और सार्थक का कहना यही है कि उससे पहले एनडीए के बारे में बिल्कुल भी नहीं तैयारी करी थी। उससे पहले कोई कोई किताब से कहीं से कोई तैयारी करने की कोशिश करी हो, कोई बुक वगैरह पढ़ी थी उससे पहले? सर जैसे हम यहाँ पे जून जुलाई में आए थे, तो 12th में अप्रैल मई में मतलब पाथ फाइंडर उठाई थी। बट उसमें मैथ्स करने की ट्राई करी थी अपने आप से। बट बिना टीचर के मेरे को पता है मैथ्स, अब पता चल रहा है कि मैथ्स करने का कोई फ़ायदा नहीं, दीवार में टक्कर मारने वाला काम हो गया वो। तो यहाँ पे आके जून में आके ही मतलब एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ था जो भी हुआ था। पहले 2 महीने मैं रेकमेंड करूँगा मैथ मत करो, गैट पढ़ लो। और मेरे वो 2 महीने वेस्ट हो गए थे पूरे। तो जैसा कि सार्थक ने बोला कि जब तक पाथ फाइंडर करी वो 2 महीने सिर्फ वेस्ट करने वाली बात थी, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन करने का फ़ायदा नहीं है जब हमारे पास पहले कंसेप्ट उसके सारे अच्छे तरीके से नहीं आते। तो जैसे ही यहाँ पर आया तो मैथ्स की क्लास के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट की क्लासें भी रहती है डेली, इनकी लगभग 5 से 6 घंटे की क्लास हुआ करती थी। और उसके अंदर इनके कौन कौन से सब्जेक्ट मजबूत रहे थे, कैसे कैसे तैयारी करी थी, अपने सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने मैथ्स के सब्जेक्ट की बात करूंगा, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस जो है लगभग मैंने ही करवाया था। और इनके पास टाइम जो होता है लगभग 45 डेज का होता है, जिसके अंदर पूरा सिलेबस कराना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो मुझे याद है इनका जो लास्ट के अंदर ट्रिग्नो अपना जो इंटीग्रेशन का पार्ट है वो मैंने ओवरव्यू दिया था, पूरा डिटेल से नहीं करवाया था। और बाकी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो ज़्यादा स्कोरिंग रखते हैं और उनको बहुत अच्छे से किया था, जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह वाले चैप्टर हो गए। तो सार्थक, मेरे को ये बताओ कि कौन कौन से चैप्टर उसमें से ज़्यादा अच्छे से किए थे और उसमें नंबर आए भी हैं, और कौन से चैप्टर लगे थे कि मुश्किल और वो छोड़ दिया हो। मैथ्स में अगर कोई ऐसे चैप्टर हो तो मुझे बताना। जैसे मेरा था कि मतलब लास्ट तक सर आते आते 2 बैच स्टार्ट हो गए थे, कि सुबह के टाइम पे क्लासेस लगेंगी, फिर दो शाम के टाइम तक। मैथ्स का सिलेबस ज़्यादा था इसलिए। तो तब तक उससे पहले एक एक लगती थी। तब तक तो सर मैंने सारे करे थे, मतलब जितने कराए थे आपने सिंगल क्लास में चैप्टर, उतने मैंने सारे करे थे। अब जब दो क्लासेस लगनी स्टार्ट होगी, फिर लास्ट में 3 भी होगी थी, तो जब उस टाइम पे अगर मेरा ये लगा ना मेरे को जो बैकलॉग लगेगा अब, जिसके क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, तो वो चैप्टर मैंने छोड़ दिए थे। उनमें से थे, एक तो वेक्टर था, इंटीग्रेशन थी, मतलब इंटीग्रेशन का पूरा पार्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव फिर भी कर रखे थे पहले।
और सर स्टैट्स नहीं करी थी। और बाकी सारे चैप्टर जो मेन मेन थे वो सारे मैंने कर रखे थे। प्रोबेबिलिटी हो गया, 2D 3D हो गया, और अपने जितने पहले वाला पार्ट है अलजेब्रा का वो पूरा करा था। तो यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि वेक्टर जो है वो सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि वेक्टर मुश्किल चैप्टर है और वो उसके आपको कंसेप्ट पूरे अच्छे से नहीं आते, तो 5 क्वेश्चनों वाले उस चैप्टर को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वेक्टर मैं किसी को छोड़ने की सलाह इसलिए नहीं देता होता क्योंकि जितना मैं नोट्स में करवाता हूँ मुझे पता है वेक्टर में उससे ज़्यादा उससे बाहर नहीं आता। सिर्फ नोट्स के क्वेश्चन कर लेना, सभी कंसेप्ट वही आएंगे। और वेक्टर चैप्टर जो मैं करवाया करता हूँ सिर्फ 3 या 4 दिन में करवाया करता हूँ। तो अगर आप वो 4 दिन की क्लास अच्छे से लगा लेते हो तो आपके 5 क्वेश्चन जो पक्के हो जाते हैं। तो चलो वहाँ पर जैसा कि सार्थक ने बोला कि क्लासेज जो है वो डबल डबल चल रही थी, तो उस टाइम वेक्टर छोड़ दिया, कोई बात नहीं। और यहाँ पर इंटीग्रेशन छोड़ने से भी इनको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इंटीग्रेशन के हर बार जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं लगभग 12 क्वेश्चन आते थे। लेकिन पिछले 1-2 सालों से मैं देख पा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन के पूरे पार्ट में से ही सिर्फ 8 या 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में से तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा पिछले पिछले 2-3 पेपरों से। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, एरिया बाउंडेड बाय कर्व हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ये 4 चैप्टर में से सिर्फ 8 या 9 क्वेश्चन है, तो इसलिए छोड़ दिया, कोई बात नहीं, काम चल जाता है इससे। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे ऑर्डर डिग्री का एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, वो फ्री का नंबर है, तो वो आप लोगों को करना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें जो है वो कर लो, अगर पूरा डिटेल से नहीं करना तो उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। बाकी स्टैटिक्स के साथ किसी तरीके के लिहाज नहीं करनी। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स ये दोनों चैप्टर जो है 50 नंबर के हैं, इसको तो छोड़ने की गलती करनी नहीं है। ये चैप्टर तो अपने को जरूर अच्छे से करने ही करने हैं। बाकी जैसा कि सार्थक ने बोला कि अलजेब्रा का पोर्शन अच्छे से कर लिया था, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन अच्छे तरीके से हो गया था, तो ये जो चीज़ें थी इनके लिए प्लस पॉइंट थी। तो मैथ्स में अब क्या लगता है कि लगभग कितने नंबर जो हैं वो आपके आ जाएंगे मैथ्स के पेपर में, तो उसके बारे में मुझे बताओ। सर मेरे 49 मैथ में हैं करेक्ट, 15 हैं इनकरेक्ट। हाँ 15 इनकरेक्ट हो गए, 15 इनकरेक्ट हैं टोटल, मतलब नेगेटिव मार्किंग करके 44 इफेक्टिव बन रहे हैं, 110 नंबर बन रहे हैं। तो 44 इफेक्टिव का मतलब लगभग 110 नंबर हो गए अपने ढाई के हिसाब से। अब अपने बात और बुक्स के बारे में, क्या कोई बुक के कोई और कोई किताब पढ़ी थी, मुझे ये बताना, मैथ्स के लिए बताना। सर आपने करा दिया था, आपने थ्योरी कराई थी, तो ये जो सर बुक देते हैं दैट आर दोज बुक्स आर मोर देन इनफ जस्ट फॉर मैथ्स ओनली। सो इन 2 बुक्स के अलावा मेरे को अगस्त, मैंने 2 महीने मैथ करी थी बस, जून जुलाई, अगस्त में मेरे को मैथ की नोट्स उठाने तक का ज़रूरत नहीं पड़ी थी सर, इतना हो गया था इन 2 बुक्स के सारे PYQ करने के बाद। तो यहाँ पर बुक मेरे पास रखी हुई है, मैं बुक के बारे में दिखा देता हूँ एक बार। इस तरीके की कुछ हमारी बुक्स रहती है इस तरीके से, और इस बुक के अंदर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं, थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे और एनडीए के 2011 से लेकर अब तक के 2023 तक के सभी क्वेश्चन इस किताब के अंदर है। तो पहले 2 पार्ट में हुआ करती थी क्योंकि सॉल्यूशन भी थे, तो अब जैसे कि सॉल्यूशन की कंप्लीट यूट्यूब पर वीडियो सॉल्यूशन बन चुके हैं, तो मैंने क्या किया है इसमें से सॉल्यूशन भी उड़ा दिए हैं। तो अब आपके पास एक ही बुक रहेगी और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है, और किसी को अगर सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़े तो यूट्यूब के ऊपर आपके पास फ्री में सॉल्यूशन पड़े हैं, वहाँ से देख सकते हो। तो मैथ्स के बाद अब मैं अगले सब्जेक्ट की ओर चलता हूँ, और दूसरा सब्जेक्ट है मेरे पास इंग्लिश। तो इंग्लिश के बारे में मुझे बताना कि क्लासें कैसे लगाई थी और तैयारी कैसे करी थी। सर यहाँ CCG में ही थे, अपने इंद्रपाल सर थे जो, उन्होंने उनसे पढ़ा था एक तो सारी थ्योरी, और हमारे स्कूल में सर पुनिया सर भी हैं, पुनिया सर ने भी बहुत करा दिया था। प्री NDA टेस्ट होते हैं हमारे स्कूल में, तो उससे पहले पुनिया सर की क्लासेस लगती थी, मतलब नॉर्मल NDA क्लासेस लगती हैं, तो इंग्लिश की भी हैं, उसकी साइंस की भी लगती हैं, और SS की भी, सबकी जो करंट अफेयर्स की भी। तो उन वहाँ से दोनों से इंग्लिश हो गई थी। NDA टेस्ट, प्री NDA टेस्ट होते हैं हमारे स्कूल में, उससे प्रैक्टिस हो गई थी सारी। तो सार्थक जो है कुंजपुरा का सैनिक स्कूल का स्टूडेंट है जैसे, तो कुंजपुरा के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका मैं देखता हूँ कि इंग्लिश लगभग उनकी ठीक होती है, ये बात इसमें कोई डाउट नहीं है। पुनिया सर पढ़ाते हैं इनको इंग्लिश के, और जितने भी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं मैं देखता हूँ कि इंग्लिश सभी के लगभग ठीक होती है। तो इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर होता है, 200 में से बच्चे जो हैं लगभग 120-130 स्कोर आराम से कर जाते हैं, आराम से आ जाते हैं 3 नंबर। तो इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के बाद अब मैं अगला सब्जेक्ट बात करूंगा। मेरा मानना है कि इंग्लिश के बाद अगला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो साइंस है, क्योंकि जीएस को मैं सबसे लास्ट में रखता हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी के पार्ट को। तो साइंस में बताना थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के बारे में, कैसे तैयारी करी थी और कितने नंबर उसमें आ जाने चाहिए और आए थे।
सर साइंस की बात करें तो एक तो यहाँ पे सीसीजी में जितनी क्लासेस लगाई थी वो, प्लस एक बुक मिली थी, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। और सर पाथ फाइंडर से पढ़ी थी मैंने, जितने मतलब टिपिकल होते हैं ना डाटा टाइप, वो मैंने पाथ फाइंडर का रटा था। और वही प्री एनडीए से प्रैक्टिस हो गई थी। साइंस का सर ऐसे मेरे को टिपिकल तो पता नहीं कितने नंबर आएंगे साइंस के पोर्शन में, बट टोटल पता है गेट में कितने हैं। 68 इफेक्टिव कुछ है, 67 या 8 इफेक्टिव है। तो 68 इफेक्टिव का मतलब लगभग 370 के आसपास नंबर हो गए, 270 के आसपास है ना, 270 के आसपास बन गए। ठीक है। अब हमारी ओर से जो अब बुक प्रोवाइड की जाती है उस बुक के बारे में जिसने बात करी है बच्चे ने, बुक के अंदर कंप्लीट थ्योरी है। जीएस के साइंस की सारी थ्योरी है उसके अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की। प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से हैं और एक ही बुक के अंदर एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से तैयार किए गए हैं, और सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसी के अंदर लगे हैं, क्योंकि यूपीएससी का पेपर है एनडीए के साथ साथ सीडीएस भी, तो दोनों के अंदर जो साइंस का लेवल रहता है वो लगभग एक जैसा रहता है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा रहेगा। तो साइंस की बुक मैं कह सकता हूँ बिल्कुल परफेक्ट है, टॉपिक वाइज है, थ्योरी क्वेश्चन वगैरह सब उसके अंदर है। तो अगर आप सिर्फ उस बुक को कंप्लीट कर लेते तो मुझे नहीं लगता साइंस के लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। साइंस के बाद मैं बात कर रहा हूँ जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। बाकी जितना मैं जानता हूँ मुझे लगता है कि बहुत कम किया था इसने जीएस के बारे में। तो जीएस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, ईमानदारी से बताना थोड़ा सा। हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स सर मैंने बहुत कम पढ़ा था, तीनों को बताऊँ तो। और ज्योग्राफी पढ़ा था बस। संयम सर थे अपने, वो चले गए थे बीच में, इसलिए ज्योग्राफी भी बीच में छूट गई थी काफ़ी। तो फिर उसके बाद में मैंने ऑनलाइन करी थी ज्योग्राफी की। अब नई मैम आ गई हैं, उनका पता नहीं मेरे को, तो वो करा रही होंगी अभी। तो सारा सारा जो सिलेबस है जियो जीएटीएस का, जीएस का, वो नहीं किया था बच्चों ने, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी करी थी। हिस्ट्री नहीं करी, मुझे पता है, बिल्कुल भी नहीं करी। ये कह रहा थोड़ा बहुत किया था लेकिन बिल्कुल भी नहीं करी। हिस्ट्री छोड़ दी थी, करंट अफेयर छोड़ दी थी, पॉलिटी भी छोड़ दी थी। क्योंकि अगर आपने साइंस और इंग्लिश अच्छे से कर ली ना तो जीएस के सब्जेक्ट को आपने ज़्यादा दिल पे नहीं लेना। उसके अंदर आप अगर एक दो सब्जेक्ट कर लोगे तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी यहाँ पर मैं थोड़ी सी गलती यही बोलूँगा कि इसने बोला कि जैसे मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़े, ज्योग्राफी ओनली कर ली, ठीक है, पर मैं बोलूँगा ज्योग्राफी के साथ साथ आप करंट अफेयर जरूर कर लेना। हिस्ट्री अगर आप छोड़ते हो, पॉलिटी छोड़ते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन करंट अफेयर आपको अच्छे से करने चाहिए। इसके अंदर यहाँ पर यही बोलूँगा, ज्योग्राफी सारी करो करो और करंट अफेयर भी करो। और ये तो हो गया पूरा अपने रिटन एग्जाम की बात। और रिटन एग्जाम में टोटल जो नंबर बन रहे हैं 110 और लगभग 270, बच्चे कहना है कि 380 प्लस स्कोर आ जाएगा मेरा। तो 900 में से 380 नंबर से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। मेरिट के लिए मैं बोलूँगा बिल्कुल सेफ स्कोर है 380 से ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार आप अगर मेरिट देखोगे तो 316 के आसपास ही गई थी, तो 380 बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद रिटर्न होने के बाद एसएसबी की बारे में बात करेंगे कि एसएसबी की तैयारी कहाँ से करी थी। एसएसबी के लिए बारे में मुझे बताएं, कहाँ से तैयारी करी थी। एक सर मैं हौसला एकेडमी में से करी थी, अम्बाला कैंट में है। और सर दूसरा मैं गया था ऑलिव ग्रीन्स, ये चंडीगढ़ में ही है यहाँ पे। और ये दो जगह मैंने कोचिंग ली थी, प्लस सर एक हमारे स्कूल वालों ने अरेंज करी थी कोचिंग। वहाँ से उनसे सर हमें प्रीव्यू सा मिल गया था उस टाइम पे, कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब क्या नहीं करना में एक्चुअली वो होता है कि मतलब टिपिकल टाइप सा। तो एसएसबी की तैयारी के लिए इस बच्चे के पास दो तीन सोर्स थे। इन सब में से इफेक्टिव सोर्स कौन सा था जिसको आप सच में क्रेडिट देना चाहते हो कि मैंने एसएसबी की जो तैयारी करी थी इस सोर्स का मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प मिली है, उसके बारे में मुझे बताना। सर एक हौसला एकेडमी थी, उससे मतलब सर ये दावा कर सकता हूँ मैं कि जीटीओ के लिए जो ग्रुप टेस्टिंग होती है वो बेस्ट है। वो वहाँ जाओ, अपना जो स्ट्रक्चर्स वगैरह होंगे, ग्राउंड टास्क, वो आपके टिप टॉप हो जाएंगे बिल्कुल एक नंबर। और एक और था सर कि मतलब जैसे सैनिक स्कूल में हूँ मैं 6 से 7 साल हो गए मेरे को इस साल, अभी 7 साल पूरे हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे माहौल ऐसा है ना कि आपको ढाल दिया जाता है उस टाइप के एनवायरनमेंट में कि आपका माइंड सेट वैसा हो जाता है, विच माइंड सेट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एसएसबी। वो आपका ऐसा ही हो जाता है कि एसएसबी आप क्लियर कर सकते हो। ये बात तो है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के बच्चों के लिए एसएसबी निकालना बाकी सभी स्टूडेंट्स की तुलना में बहुत आसान होता है, ये बात तो मानी जाती है। बाकी हौसला एकेडमी के बच्चे ने बात करी है, मैंने भी काफ़ी नाम सुना है। काफ़ी बच्चे हैं जो जीटीओ के लिए तो सब सारे ही कह रहे हैं कि सर इंडिया में सबसे बेस्ट है। बाकी हर बच्चे का फीडबैक बहुत अच्छा है। तो अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक बार विजिट कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो रिटर्न एग्ज़ाम ये अपनी एसएसबी की तैयारी आपने कर ली थी, तो एसएसबी की डेट कब आई थी, कब एसएसबी हुई, और उसके बाद मेडिकल का क्या प्रोसेस था, थोड़ा सा ये बताना। सर 23 दिसंबर को थी एसएसबी स्क्रीनिंग, 23 से 27 तक। तो 21 को इलाहाबाद पहुंच चुका था मैं, 27 को मैं रिकमेंड हो चुका था, 28 से हमारे मेडिकल स्टार्ट हो गए वहीं इलाहाबाद एमएच में। तो वो चले थे 4 तारीख तक, 4 जैन, 4 जैन को मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे छोड़ दिए थे 4 को। तो आपने रिटर्न के बारे में सुना, सारा एसएसबी के बारे में सुना, और रिटर्न के अंदर आपने ये देखा है कि रिटर्न की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी ओर से होती है सारी, कि सारा स्टडी मटेरियल हमारी ओर से दिया जाता है और कंप्लीट आपके पास पूरा सिलेबस कवरेज रहती है सभी टीचर्स की ओर से। तो इन सभी बातों का यही नतीजा यहाँ पर निकलता है कि रिटर्न की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो ज़रूर आप एक बार हमारे पास विजिट ज़रूर कर सकते हैं, और हम आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा इसमें नहीं करेंगे। जो कुछ आप सोच के आओगे आपको उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। मैथमेटिक्स जो है वो मेरी ओर से कम करवाई जाती है, पूरा सिलेबस मैथ्स का मैं ही कवर करवाता हूँ, कोई दूसरा टीचर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। मैथ्स के सारा जो सिलेबस है मेरी ओर से रहेगा। स्टडी मटेरियल सारे सब्जेक्ट का बिल्कुल परफेक्ट है, हर बार स्टडी मटेरियल के अंदर इंप्रूवमेंट करी जाती है। तो अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप स्टडी मटेरियल भी देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हो लगभग सिलेबस जो है हमारी ओर से फ्री में करवाया गया है। तो जितने प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन है हर एक सब्जेक्ट के आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और तो अगर आप एनडी की तैयारी करना चाहते हो और सच में एनडी की तैयारी करना चाहते हो और आपके पास मैं बोलूँगा 4 से 5 महीने का टाइम अगर बचा है, तो हमें इतना ही टाइम चाहिए, 4-5 महीने का। इतने टाइम के अंदर आप एनडी का पेपर आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो आज के अंदर आज के लिए फिर इतना ही। उम्मीद है आपको सभी जितने भी बातें थी, जो भी डाउट्स थे तैयारी से रिलेटेड, वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई आपको डाउट बचा हो तो आप चैट बॉक्स के अंदर कह सकते हो। आज के लिए इतना ही फिर। थैंक यू सभी को। जय हिंद।